नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जैसे ही हम कंफर्म हो गए, शिव प्रकाश से बात हो गई, तो शासन से तुरंत स्टेट प्लेन उपलब्ध करा दिया गया और हम लोग अमौसी के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन लेके पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं। वहां से सीधे हम लोग एसपी आर श्री मुरारी लाल मीणा जी के पास पहुंचे। वहां पर एएसपी भी मौजूद थे। वहाँ जाकर उनको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है और हमारे यहाँ जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी उसमें मारा गया है और जो 3-4 बड़ी घटनाएं हुई थी उनके बारे में उनको ब्रीफ़ किया गया और उनको बताया गया कि हमें इस सिलसिले में इस आदमी की तलाश है और उसकी लोकेशन मोकामा में मिली है। उन्होंने पूछा कैसे लोकेशन मिली, उनको बताया गया सब इस नंबर पे हम लोगों ने बात की थी, सूरज भान का नंबर है और इसी नंबर पर हमारी उससे बात हुई है। उन्होंने कहा देखिए अब तो सूरज ढलने वाला है, यहाँ से पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 8 बज जाएगा। 6 बजे के बाद पूरा मोकामा उसमें सन्नाटा हो जाता है, कोई दुकान नहीं खुली होती है, कोई आदमी वहाँ चलता हुआ नहीं मिलता है। बहुत घनघोर वहाँ पर गैंग के आपस की राइवलरी है और वहाँ जैसे ही हम लोग 2-3 गाड़ियों से जाएंगे ये बात आउट हो जाएगी और हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। फिर उनसे कहा गया कि फिर आपके हिसाब से कौन सा समय इसका उचित होगा। उन्होंने कहा रात भर में हम अपने आदमी वहाँ इकट्ठा कर लेंगे। जो सूरज भान के गैंग के राइवल ग्रुप है उसके भी हमारे पास आदमी हैं, जो उसमें कहाँ कहाँ वो रह सकता है, कहाँ वो उनके लोग टिकते हैं और उसकी पूरी सूचना दे देंगे। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकलते हैं यहाँ से और भोर होते होते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और सवेरे की दबिश ही सक्सेसफुल दबिश होती है। उस रेड में हमें कामयाबी मिलने की संभावना होगी। उनके इतना कहने पे हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं। सवेरे सवेरे 4-4:15 बजे हम लोग वहाँ से चल दिए। पुलिस की गाड़ियाँ थीं, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ थीं, प्राइवेट आदमी ले रखे थे। एएसपी साहब थे, एक डीएसपी थे वहाँ के और ये तय किया गया था उसी दिन मीटिंग में कि मोकामा की स्थानीय पुलिस को इसके बारे में खबर नहीं दी जाएगी। मोकामा के इंस्पेक्टर के बारे में उन्हें भी थोड़ा सा डाउट था, तो उन्होंने कहा कि कोई इनमें से उनको खबर नहीं करेगा, ना हम उनका कोई सहयोग लेंगे। गाड़ियों का काफ़िला धीरे धीरे चलता रहा और जिस समय हल्का हल्का अंधेरा था ये कहा गया कि गाड़ियों की लाइट बुझा दी जाए। जब उजाला हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मोकामा कस्बे में घुसते ही वही मंजर देखा कि हर चौथे 5वें मकान पे ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। हम लोगों के साथ एक स्थानीय आदमी बिठा दिया था उन्होंने, मीना सर ने, और उससे हम लोगों ने पूछा कि भाई ये सुबह सुबह 5 ही बजे कहाँ ये सब आदमी अलग अलग। बोले साहब गैंग्स का नाम बताया उन्होंने और ये बताया कि ये सब अपने अपने यहाँ से देखते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी आई है कौन सी। और आप यकीन करिए कि आप लोगों के आने की भी सूचना या पुलिस के आने की सूचना अब तक सब लोगों को लग गई होगी। मैंने उससे कहा कि कितनी देर में हम लोग पहुँचेंगे, तो अगर वो भागने का प्रयास भी करें तो हम कम से कम उनको बीच में इंटरसेप्ट कर दें। उसने कहा साहब अभी 10 मिनट वहाँ लगेगा। गलियों में, तंग गलियों में जाना शुरू किया। वहाँ पहले से ही एक आदमी मौजूद था एएसपी का और उसने इशारा किया एक गली की तरफ मुड़ने का। थोड़ा आगे करके उन्होंने कहा गाड़ियाँ यहीं किनारे रोक दी जाएँ। बहुत गंदी सी ख़राब सी गली थी, वहीं गाड़ियाँ रुक गईं। पैदल हम लोग गए। सूरज भान के एक मकान की तरफ उस आदमी ने इशारा किया, वहाँ तक गया नहीं। हम लोगों के कहने के बाद भी नहीं गया वो। वहाँ बाहर देखा तो एम्बेसडर इसूजू गाड़ी खड़ी हुई थी सफ़ेद रंग की, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी थी कि इसी गाड़ी से उसने किडनैपिंग की थी। इसी गाड़ी का वो इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों से क्राइम में कर रहा था। जिस घर के सामने वो गाड़ी खड़ी थी, छोटा सा फ्रंट उसका बहुत छोटा सा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। सारे लोग, हम और सत्येंद्र सिंह साहब, सब लोग तेज़ी से उस घर के, सबके हाथ में असलहे थे, लोड असलहे हम लोगों ने रखे थे। हम जानते थे कि इनके पास AK-47 है और दूसरे यहाँ पूरा सूरज भान का साम्राज्य है, यहाँ कोई रिस्क लेना उचित नहीं होगा। भीतर गए तो पहले कमरे को छोड़ के दूसरा कमरा जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, उसमें 3 बैग रखे हुए थे, अच्छे एयर बैग रखे हुए थे, तीनों की चेन खुली हुई थी।
और 3 जोड़ी जूते वहीं उतारे हुए थे। ब्रश और उसका सामान बाहर वाला जो पहला कमरा है उसमें बिस्तर पे रखा हुआ था, टूथपेस्ट और ब्रश। ऐसा लग रहा था कि भी तुरंत कोई 5 मिनट पहले यहाँ से ये 3 लोग भागे हैं। तलाशी ली गई बैग्स की, बैग में आर.के. सिंह की लूटी हुई पिस्टल मिल गई, उसी में एम्बेसडर ईसुजू की चाबी भी मिल गई। हम लोग इत्मीनान होना चाहते थे कि हो सकता है इनमें से कोई मिल जाए। ये तो तय हो गया, घुसते ही समझ गए हम लोग कि चप्पल जूता छोड़ के अपने असलहे लेके भागे हैं, क्योंकि जो बैग इनके लिए मशहूर है कि जो क्रिकेट वाला बैग होता है जिसमें AK-47 लेके चलते हैं, वो भी वहीं पड़ा हुआ था और उसकी चेन खुली हुई थी, यानी वो सिर्फ असलहे लेके भागे थे। ऊपर गए, एक बुज़ुर्ग सी महिला थी और उनसे पूछा गया कि ये लोग कौन लोग थे, कब गए हैं। वो बताने में कुछ आनाकानी कर रही थी और फिर उनको डराया गया, धमकाया गया कि कौन लोग थे। उसने बताया, देखिए मैं एक आदमी को पहचानती हूँ, अशोक सिंह को, उसके साथ 2 लोग और थे, वो मैं जानती नहीं हूँ। अशोक सिंह आता रहता है, रुकता रहता है, मैं उसको जानती हूँ। कहाँ गया? उसने कहा मुझे पता नहीं। कहाँ जा सकता है, या सूरज भान यहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। उसको साथ में जो और पुलिसकर्मी थे उन्होंने धक्का भी दिया। बिहार पुलिस के जो लोग थे उन्होंने 2-4 थप्पड़ भी मारे उनको। इसी बीच में उसके ऊपर भी एक छत थी। ये हुआ कुछ लोग ऊपर चल के देख लें कि अगल बगल से छत अगर जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड इलाका था, ऐसा न हो छतों को ढाक के वो दूसरे मकान में चला गया हो। तो ऊपर जाने में इसी हड़बड़ी में स्टेन गन एक गनर के पास थी, उसकी स्टेन चल गई। हम ही लोगों के साथ था वो, बिहार पुलिस के साथ नहीं था। उसकी स्टेन चल गई और सारी गोलियां, गनीमत थी कि वो किसी को, न हम लोगों को लगी न किसी और को लगी, और छतों पर, लेकिन उसकी तड़तड़ाहट बहुत ज़ोर से गूंजी आसपास के इलाके में। हम लोगों को थोड़ा सा ये भी लगा कि अब गोली चलने की आवाज़ सुन के आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, आसपास किसके समर्थक रहते हैं, सूरज भान के रहते हैं कि उसके अपोजिट ग्रुप के लोग रहते हैं। तो इसी उहापोह में हम लोग थे। ऊपर से तब तक घूम के आ गए कि सब कोई ऊपर नहीं है। फिर वहाँ से ये तय किया गया कि अब हम लोग चल के जो और पॉसिबल स्थान हैं, जो और नोन इनके समर्थक हैं सूरज भान के, उनके घरों में देख लिया जाए। वहाँ गुस्से में, चूँकि हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे और ये लगा था कि आज मिल ही जाएगा और आज ये चैप्टर ही क्लोज़ हो जाएगा और हमारे आर.के. सिंह, सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह की मौत का बदला भी हम लोग ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पे फिर वहाँ उस कमरे में जो भी फ्रिज, टीवी, जो कुछ भी रखा हुआ था वो सब तोड़ फोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, आवाज़ होगा, लोगों को पता लगेगा कि यूपी से पुलिस आई थी और ज़रूर कोई न कोई गंभीर बात है कि उन्होंने यहाँ इस तरह का काम किया है। थोड़ी देर में हम लोग मायूस से, निराश से, 2 लोग रुक गए। उन्होंने गाड़ी की चाबी लगाई कि शायद देखिए इसमें रखी हो, जल्दी जाते समय भूल गया हो वो, या न निकाल पाया हो जल्दी की वजह से। पूरी तलाशी ली गई, उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के कागज़ मिल गए। उसमें गाड़ी के पूरे कागज़, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी सब चीज़ें उसमें मिल गईं। हम लोग वहाँ से गलियों से होते आगे की तरफ बढ़े। जो लोग रास्ते में मिल रहे थे, हालांकि हल्ला हो गया कि साहब बाहर की किसी पुलिस ने रेड की है और गोली चलाई है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। जो कुछ लोग छतों पे संतरी के रूप में खड़े थे वो भी अब गायब दिखाई दे रहे थे। कहीं उन्होंने ओट ले ली होगी, किसी खिड़की से देख रहे होंगे, लेकिन खुले तौर पे एक भी आदमी अब छतों पर नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ से आगे जाते समय एक लड़का साइकिल से आ रहा था, उसको रोक लिया गया। वो अनजान सा था, उसे ऐसा लगता है किसी बात की जानकारी नहीं थी, उसे रोका गया। उससे पूछा गया कि भाई ये 3 आदमी तुमको इधर से जाते हुए दिखाई दिए हैं क्या? उसने कहा हाँ सरकार, 3 आदमी जाते हुए दिखाई दे, लौंडे हैं। एक के पास AK-47 थी, बाकी दोनों के पास छोटे असलहे थे। मैं उस तरफ से, उस पार से साइकिल से नाव पे साइकिल रख के उधर से क्रॉस होकर इधर आया था। मुझे मुकामा बाज़ार में कुछ काम था, तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो वो तीनों निकल रहे थे और थोड़ा आगे ही साहब आपके कोई पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, उनके साथ 3 सिपाही भी थे। जैसे ही उनके नज़दीक ये तीनों पहुँचे हैं तो इनको देख के मैं समझ गया कि कोई गैंगवार से रिलेटेड बात है। मैं साइकिल से उतर गया था, किनारे खड़ा हो गया था। एक लड़का जो AK-47 लिए हुए था, उसने पुलिस वालों की तरफ वो AK-47 जैसे ही लेके वो दौड़ा है, 3 सिपाही तो तुरंत भाग लिए वहाँ से
और जो अधिकारी यंग से सामने खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो अधिकारी हैं, उनके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल वहीं गिर गई। उसके बाद वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। हम तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक वो किनारे, मतलब हम अपनी नज़रों से उनका पीछा करते रहे, हम खड़े रहे, आंखों से उनको देखते रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं। और वो तीनों नाव पे बैठ गए थे, तब मैं उधर से निकला हूँ। हम लोगों को समझते देर नहीं लगी कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। बहुत निराश हुए। थोड़ा आगे जाके मुझे वो एएसपी साहब और तीनों सिपाही लौटते हुए दिखाई पड़े। सत्येंद्र सिंह साहब भी बहुत नाराज़ थे। ज़ोर से आवाज़ लगा के उनसे कहा गया कि आपके सामने से निकल गया, आपने कुछ किया नहीं। वो कुछ नहीं बोले। उनसे ये भी कहा गया कि आपके पास पिस्टल थी, और पिस्टल उनके कमर में लगी हुई थी, और ग्लॉक की पिस्टल थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में तब तक ग्लॉक की पिस्टल नहीं आई थी, लेकिन बिहार पुलिस के पास ग्लॉक पिस्टल थी। उनसे ये कहा गया कि इस पिस्टल को देखने को हम लोग तरसते हैं, यूपी पुलिस के पास नहीं है। आप ग्लॉक पिस्टल लगा के गए थे, आप गोली तो चला ही सकते थे। आप गोली अगर हवा में भी चलाते तो हम लोगों को अंदाज़ लग जाता है कि कहीं उधर ही है। इतने लोग हैं, इतने असलहे हैं, आज हमारा काम हो जाता। वो नया अधिकारी था, डायरेक्ट आईपीएस अफसर था, शर्माया भी थोड़ा सा, और उसने यही कहा कि सब मेरे साथ के सिपाही भाग गए थे। तो अब नए आदमी को क्या कहा जाता, और नया अफसर है, उसके लिए भी ये तजुर्बा होगा। और जहाँ तक हम लोगों का जो टाइम का कैलकुलेशन है, 20-22 साल पहले वो एएसपी था, तो आज कहीं एडीजी या आईजी होंगे, नाम लेना उचित नहीं है। तो वहाँ से फिर हम लोग खाली हाथ लौट के आए। एएसपी को, सीईओ को, सब फिर पूरा काफ़िला वापस गया। मुरारी लाल मीना साहब के पास गए, बताया साहब हमारा ऑपरेशन फेल हो गया, और हम लोगों के पहुंचने से 5 मिनट पहले ही वो निकल गया। और बाकी दास्तान आप एएसपी साहब से पूछ लीजिए। बहुत डांटा मुरारी लाल मीना साहब ने उनको, और यहाँ तक कहा कि तुमने बेइज्जती कराई है बिहार पुलिस की। आप देखिए, जो असलहा तुम्हारे पास है अभी यूपी पुलिस के पास आया ही नहीं है। इस्तेमाल तो करते, पीछे भाग जाते, वहाँ से फायर करते, गोलियों की आवाज़ में ये लोग भी भागते, सभी लोग भागते। इतनी फोर्स लेके गए थे, लेकिन वो आदमी निकल गया। उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि सर ये हमारी जो गाड़ी है, ये चूँकि हम लोग बाई एयर आए हैं, तो ये जो गाड़ी है इसको किसी तरह लखनऊ भिजवा दीजिए, इसके कागजात मिल गए हैं, हम लोग इस कागजात के आधार पे अपनी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दुखी मन हुआ। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेट प्लेन जो था वो हम लोगों को ड्रॉप करके वापस जा चुका था। एक ड्राइवर और 2 सिपाही उस गाड़ी में बिठाए गए, और हम लोगों की टीम में से एक आदमी उसमें बिठाया गया कि इसे लेके वहाँ चलें, लखनऊ चलें। और हम लोगों ने जो अपना ऑफिस बना रखा था शुरू करने के लिए, वहाँ पर इसको ले जाके खड़ा करें, आगे की बात हम लोग देखते हैं। भारी मन से हम लोग पहुँचे अरुण कुमार साहब के पास भी, और सुवेश कुमार सिंह साहब के पास, और उनको खैर बात सब बता दी गई थी टेलीफोन से। बहुत दुखी थे, क्योंकि सब लोगों को ये उम्मीद थी कि अब हम अपने उद्देश्य में, अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहाँ खैर पहुँच गए हम लोग, अगले दिन सुबह पहुँच गए, और गाड़ी के पेपर देखे गए। गाड़ी में जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो एक धीरेन्द्र सिंह के नाम से था, जो सुल्तानपुर का पता उसमें दिया हुआ था। उसके बारे में जानकारी की गई, तो सुल्तानपुर के उस पते पे स्थानीय पुलिस को भेजा गया, तो ये पता लगा कि साहब ये 5-6 महीने से घर पे नहीं है, ये गोरखपुर के किन्हीं बदमाशों के साथ चलता है, और ये इधर अभी इस बीच में अपने घर नहीं आया है। और जानकारी की गई तो ये पता लगा साहब फैज़ाबाद में ज़्यादा रहता है ये, और वहाँ पर रकाबगंज में जो अस्त्र शस्त्र के विक्रेता हैं परमजीत सिंह बल्ली, बड़ा फेमस उस समय था। बहुत दूर दूर से गैंग के लोग उसके यहाँ कारतूस लेने आते थे, जिसको कहते हैं नंबर 2 में कारतूस, और हर बोर के कारतूस वो उपलब्ध कराता था। इसी खिसियाट में हम लोग बल्ली को उठा लाए। बल्ली से कड़ाई से पूछताछ की गई कि धीरेन्द्र कहाँ है। तो उसने बताया कि साहब 2 घंटे पहले आया था, बहुत शराब पिए हुए था, और फलां जगह ही जा सकता है, उसके बहुत कम दोस्त हैं। काफ़ी प्रयास के बाद धीरेन्द्र सिंह हम लोगों को मिल गए, उनको सीधे हम लोग लखनऊ ले आए। उससे बातचीत की तो उसने बताया कि साहब हमें उसका घर पता है, गोमती नगर में एक घर उसने किराए पर ले रखा है, और बहुत पॉश लोकेलिटी में घर है, और हम वहाँ तक पहुँच के आपको बता सकते हैं। सब लोग हम लोग इकट्ठा होके
गए विरामखंड 5 में, जहाँ बहुत ही बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े बंगले हैं। उन्हीं एक बंगले में नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला तोड़ा गया, भीतर पहुँचे। वहाँ पर जिप्सी जो सफ़ेद रंग की है, लाल बत्ती लगी हुई, वो खड़ी हुई थी। उसका सारा सामान घर का ये सब वहाँ कमरों में रखा हुआ था और ऐसा लगता था कि 3 आदमी इस फ्लैट में रहते हैं। मकान के मालिक जो थे वो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साहब इस ब्रोकर के थ्रू इन्होंने लिया था और मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये बिना परिवार के लोग इसमें अकेले नहीं रहेंगे। ब्रोकर ने हमें बताया था कि परिवार भी इनके साथ रहता था, महिला रहती थी उनके साथ और एक एम्बेसडर और एक जिप्सी इनके पास थी। लाल बत्ती भी लगा के चलते थे और अपने को उन्होंने बताया था कि वो उसके टाउन एरिया के चेयरमैन हैं। किसी छोटी टाउन एरिया का नाम लिया था पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और ये बताया था कि मैं टाउन एरिया का जो रहते हैं, टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, लखनऊ में अपने ठेके पट्टी के काम से आते जाते रहते हैं। धीरेन्द्र से पूछा गया ये महिला कौन है, ये कौन रहती थी यहाँ पे, किसकी पत्नी है ये? तो फिर ये पता लगा कि एक मंजू नाम की एक लड़की है, कानपुर में बर्रा की रहने वाली है, जिससे संबंध था शिव प्रकाश का। इसके पहले भी लखनऊ में जो मकान उसने लिए थे, हर जगह मकान देने वाले जो मकान मालिक होते थे उनकी ये शर्त होती थी कि हम अकेले रहने के लिए सिर्फ लड़कों को मकान नहीं देंगे, अगर परिवार आपका रह सकता है, रहेगा, तभी हम मकान देंगे। कहीं कहीं इसने ये बेवकूफ़ बनाया कि साहब वो भी बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं, इम्तहान ख़त्म होते ही वो 1 महीने बाद आ जाएंगी, और कुछ दिन रह लेता था, फिर कोई बड़ा कांड करके आता था, मकान चेंज कर देता था। मंजू के बारे में उसने पूरा पता बताया। मंजू से भी पूछताछ हुई। मंजू ने कहा साहब हम तो जब वो कहीं उसको जाना हो तो हमें पैसा चाहिए, हम उसका पूरा पैसा लेते थे और कभी कभी वहाँ रुकने का भी ड्रामा करना होता था तो उसी के साथ रुकते भी थे। लेकिन बहुत शॉपिंग बहुत हैवी कराता था और 1-2 बार अगर रुक गए तो काफ़ी कपड़े, सामान और बाकी चीज़ें वो वहाँ से शॉपिंग में ले आती थी और फिर वो घर पहुँचा देता था कानपुर में कि अब हम लोगों को बाहर जाना है काम करने के लिए। इससे अधिक मंजू का कहना तो मुझे कुछ पता नहीं है, उसको उसका असली नाम भी पता नहीं, ऐसा मंजू ने बताया। महिला थी चूँकि, तो उससे और बहुत पूछताछ नहीं की गई। उसके पास एक मोबाइल था, उसको उसकी सर्विलांस के सिलसिले में आगे की कार्रवाई हम लोग करते रहे। तो इस तरह से बहुत फिर आगे गाड़ी हम लोगों की रुक गई। धीरेन्द्र से हम लोगों को 7 दिन पहले तक की सारी एक्टिविटी, किस किस अपराध में थे, कहाँ कहाँ थे, कौन कौन लोग साथ में थे, किसका किसका संरक्षण है, असलहे कहाँ से आते हैं, कारतूस कहाँ से आते हैं, एक ये बड़ी इन्फॉर्मेशन के सिवा अब हमें बार बार जो सूचनाएं मिल जाती हैं कि साहब फ़लाँ जगह देखा गया है, ढकाना जगह देखा गया है, उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई थी और हम लोग बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पे सबकी हुलिया, सबके कई दिन तक सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद हम पहली बार पूरे गैंग के बारे में पता लगा पाए थे कि कितने लोगों का गैंग है। और फिर वही बात खुल के सामने आई कि आनंद पांडे, राजन तिवारी, सुधीर त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ला, नई एंट्रीज़ में उसने अनुज प्रताप सिंह को बताया था, सत्यव्रत राय को बताया था कि ये लोग भी उसके साथ अब रहना शुरू किए हैं। ऑपरेशन में कभी भी वो 4 आदमियों से अधिक को अपने साथ नहीं ले गया। दूसरे के ऑपरेशन में, जैसे अगर पटना में कोई ऑपरेशन किया है उसने, तो वहाँ लोकल सूरजभान ने अगर किसी को दे दिया है तो वो ज़रूर शामिल हो जाता था, लेकिन ये बाकी किसी को अपने साथ अलाउ नहीं करता था। और इसका ये मानना था कि जितने कम आदमी होंगे ऑपरेशन के बाद सुरक्षा उतनी ही अच्छी होगी, जितने ज़्यादा आदमी होंगे, कोई एक पकड़ गया या किसी दूसरे की लालच में आ गया या राइवल गैंग में किसी ने उसको पकड़ लिया तो फिर मुश्किल होगी और गैंग के टूटने का, गैंग के मारे जाने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए कुल इतने लोग आए थे। तो इसका मतलब ये हम लोगों की जो जानकारी हम लोगों ने ग्राउंड से इकट्ठा की थी वो सही थी कि ज़्यादातर ऑपरेशन में आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और शिव प्रकाश थे।
इसके अलावा कहीं कहीं बिहार के सारे ऑपरेशंस में राजन तिवारी, सत्यव्रत राय और आनंद पांडे थे। इसके अनुज प्रताप सिंह भी बिहार के ऑपरेशन में साथ साथ रहा करता था, लेकिन कोर ग्रुप इन्हीं तीनों का आनंद पांडे, शिव प्रकाश, सुधीर सिंह और इसका था राजन तिवारी का। अनुज प्रताप सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके साथ रहता था और कई वारदातों में उसके साथ रहा था। इसके बाद ये सारे लोग चले गए काठमांडू। इनको पता लग गया कि अब पुलिस हमारे बहुत नज़दीक पहुंच रही है। डर गए थे ये लोग कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस आई थी, सही इन्फॉर्मेशन थी, आर.के. सिंह की पिस्टल बरामद हो गई थी, तो ये तय हो गया था कि आर.के. सिंह को इन्हीं लोगों ने मारा है। तो जो एक अपराधी के मन में जो विचार आते हैं कि इसका मतलब हमारा ही कोई आदमी इनसे मिल गया और हमारी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई। यूपी से वहां आकर मोकामा में दबिश देना, सैकड़ों राउंड फायर करना और सारा सामान यहाँ से ले जाना, ये शो करता है कि अब पुलिस बहुत जिसको कहते हैं कि कस के लगी हुई है और अब थोड़ा बच के रहना होगा, वरना अब पुलिस से दो चार होना पड़ेगा हमको। ये बात अब उसके दिमाग में आ गई थी। पप्पू देव का, जैसा मैंने बताया था, फिर ये भाग के सारे लोग पप्पू देव के पास विराटनगर पहुंच गए। वहाँ एक होटल है, पुलिस वाले का किसी का होटल है। पप्पू देव ने ये बताया कि आप आराम से यहाँ रहिए, यहाँ कभी पुलिस चेकिंग के लिए नहीं आती है और सावधानी थोड़ी सी ये रखिएगा, जो हमारे विरोधी ग्रुप हैं बस उनका कोई आदमी आपसे संपर्क न करने पाए। बाकी यहाँ पर न तो नेपाल की पुलिस पूछेगी, यूपी की पुलिस नहीं घुस सकती और बिहार की पुलिस नहीं घुस सकती, इसका सारा इंतज़ाम है। तो वहाँ पैसे की कोई कमी उस समय नहीं थी इन लोगों के पास, पैसा खूब 2-2 किडनैपिंग का इनके पास आ चुका था। ये हर तीसरे चौथे दिन वहाँ से काठमांडू भाग जाया करते थे, वहाँ खूब शराब पीते थे और खूब ऐश करते थे, उसके बाद लौट के आते थे। ऐसे ही एक दिन ये काठमांडू चला गया। वहाँ पर इसने सुधीर त्रिपाठी को, पप्पू देव को, राजन तिवारी को, आनंद को, इन लोगों को खूब शराब पिलाई, लेकिन ये खुद इसने शराब नहीं पी। जब ये शराब के नशे में ज़्यादा भगभग करने लगे तो इन्होंने कहा सब गाड़ी लेके हम होटल तक जाएंगे। उसने कहा कोई, सब लोगों ने दारू पी रखी है, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, मैं छोड़ दूंगा सब लोगों को होटल में और सब लोग होटल में रहेंगे, कोई निकलेगा नहीं वहाँ से। उसके बाद फिर होटल तक ले गया, वहाँ सब लोगों ने खाना खाया। वहाँ इसने बड़ा जैसा कहते हैं कि बहुत भाषण दिया, बहुत समझाया इन लोगों को कि देखो अभी हमारा वर्चस्व की हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे पीछे शाही के सारे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। गैंग को मारने के लिए गैंग की कमजोरियां ढूंढी जाती हैं। जैसे ही पता लगेगा कि फ़लाँ लोग शराब पीते हैं इस गैंग में, तो फिर ढूंढना शुरू करेंगे, शराबियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, फिर किसी पार्टी में खूब शराब पिलाई जाएगी और फिर सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए ये शराब पीने का काम तुम लोग छोड़ दो, ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। पप्पू देव को ये बात, पप्पू देव वहाँ का लोकल इलाके का बड़ा गुंडा था, बड़ा अपराधी था, बड़ा किंग था, तो उसको शिव प्रकाश की बात बुरी लगी। राजन तिवारी को भी ये बात बुरी लगी, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहा था कि ये तुम्हारी कमज़ोरी किसी दिन हम सबको मरवा देगी, तो ये इतनी शराब पीने का कोई मतलब नहीं है। तमाम भाषण उसने दिया। देने के बाद फिर वो ये लोग सो गए। सवेरे जब सो के उठे तो देखा शिव प्रकाश नहीं है। काफ़ी ढूंढा तो फिर आनंद ने कहा, आनंद शराब वैसे सामान्य रूप से नहीं पीता था, लेकिन उस दिन ज़रूर उसने कुछ शराब पी या कोई और नशा किया। तो उसने कहा कि देखो ये कल इतना लंबा लंबा भाषण दे रहा था, इसे कोई लौंडिया दिख गई होगी, ये वहीं कहीं पड़ा होगा और अभी थोड़ी देर में 8-9 बजे तक जब शराब भी पी होगी उसने, जब उतर जाएगी तो आएगा। ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि करीब 8:30-9 बजे के आसपास शिव प्रकाश भी आ गया। शिव प्रकाश जैसे ही आया, पप्पू देव ने कहा कि आ गए, कल तो इतना भाषण दिए और तुमको ये पता नहीं है कि लड़कियों की कमजोरी की वजह से सारे बड़े अपराधी मारे गए।
हमको शराब की कमज़ोरी कल समझा रहे थे। ये तुम्हारी आदत तुमको तो सबसे पहले मरवाएगी, हम लोग कोई नहीं बचेंगे। ये सबसे आसान है किसी गैंग में घुसने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करना। खैर वो उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और अपना चुपचाप आया। फिर सुबह का नाश्ता किया और ये लोग अपने अपने काम में लग गए। इसी बीच में ये बात शुरू हुई कि हमें अब मोटे पैसे के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और किडनैपिंग उनके दिमाग में, सबके दिमाग में, चूँकि किडनैपिंग से काफ़ी पैसा पा चुके थे, इन सब के दिमाग में ये था कि कोई अच्छी पकड़ हमको मिल जाए, लंबी माल वाला पकड़ मिल जाए। टेंडर कहते थे कि करोड़ 2 करोड़ का कोई टेंडर मिल जाए तो आसान रहेगा, फिर थोड़े दिन तक आराम करेंगे, क्योंकि अब पुलिस ने सारी हद पार कर दी है। पुलिस नज़दीक तक पहुंच रही है। कहीं इस तरह के बड़े काम में किसी को मारने के लिए कहीं अगर हम लोग जाएंगे तो ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम जाते हैं काठमांडू की तरफ और घर का भी हालचाल लेते हैं और लोगों से बातचीत करके आते हैं। वहाँ लखनऊ में जो कुंडली बनाने वाले हमारे लड़के हैं, कुछ लोगों की कुंडली तो है हमारे पास, फिर से एक बार एक्टिवेट कर देते हैं कि कौन सा इजी टारगेट होगा और कौन हमको एक बार में कम से कम 2 करोड़ यानी 2 खोखे कौन से हमको दे सकता है, जो हमें जल्दी पैसा दे सके। आदमी उठेगा और हम जल्दी उसका पैसा वसूल लेंगे। ये कह के वहाँ चला गया और फिर कई दिन तक लगातार वो दोपहर में 12 बजे के आसपास खाना खाने के बाद ये कहता था कि मैं टहल के आ रहा हूँ और चला जाया करता था। एक दिन आनंद ने पूछा शिव प्रकाश से, आनंद पांडे ने, कि भाई ये बताइए, मैं भी बहुत दिन से घर वालों से बात नहीं कर पाया हूँ, कहाँ किस बीसीओ यहाँ पे कहाँ हैं कि हम भी चले जाएं, ज़रा घर वालों का हाल चाल लें। तो उसने कहा कि चले जाना, बीच में जो फल मंडी है, फल मंडी का एक तो सामने से जाने का रास्ता है, एक पीछे से जाने का रास्ता है। फल मंडी का पूरा चक्कर लगा के वापस दूसरी वाली सड़क पे आओगे तो जैसे ही भीतर घुसोगे उसमें 4-5 पीसीओ हैं, उसमें किसी एक पीसीओ में चले जाना। वो इतने कंजस्टेड जगह पे हैं कि वहाँ ना तो बाहर का कोई आदमी आता है, ना वहाँ कभी पुलिस वाले पहुँच सकते हैं। आनंद ने वैसा ही किया। आनंद गाड़ी लेके गया। उसने वो 3-4 पीसीओ वाले स्थान बहुत ढूंढे, लेकिन उसे कोई बता नहीं पाया। एक मंडी में ही एक फल की दुकान थी, इस गरज से कि वो वहाँ गाड़ी अपनी खड़ी करके वहाँ रुक गया और उससे 1 किलो सेब खरीदा और उससे कहा कि भाई यहाँ 4-5 पीसीओ एक साथ कहाँ हैं। तो उसने कहा कि अरे भाई बगल में पीसीओ है, आप 4-5 लेके क्या करेंगे, ये बगल में पीसीओ है, आप इसमें बात कर लीजिए, 4-5 से आपका क्या लेना देना, फ़ोन तो एक ही चाहिए आपको ना। उसको भी ये बात ठीक लगी। वो गया, उसने आगे पीछे देखा, वहाँ से सड़क का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। उसको लगा कि बहुत अच्छी जगह है। वो वहाँ घुसा और उसने बताया कि मुझे इंडिया के नंबर पे बात करनी है। छोटा सा नेपाली लड़का उसमें कम उम्र का बैठा हुआ था, हिंदी कम समझ पा रहा था। उसने कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाया और ये हाथ से इशारा किया कि नंबर इस पर लिख दीजिए, मैं यहाँ से डायल कर दूँगा, केबिन में आप फ़ोन उठा लीजिएगा। इतना कह के उसने नंबर दिया। कागज़ पे इसने अपने घर का नंबर लिखा, आनंद ने। जैसे ही उसको दिया, उसने उसको 2 बार पढ़ा और फिर रजिस्टर में पलट के देखने लगा। रजिस्टर में उसने देखा कि कल वाली डेट में उसकी एंट्री थी। उसने आनंद को दिखाया कि ये यही नंबर है, इशारे से बताया कि यही नंबर है। आनंद ने देखा, आनंद भी चकाचौंध हो गया कि आनंद को ये लगा कि लगता है पुलिस वाले यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। उसके सामने बिल देखा तो उस ज़माने का 450 रुपये बिल, यानी 45 मिनट से ऊपर बात की गई होगी। वहाँ से STD ISD कॉल नेपाल से इंडिया की बड़ी महंगी है, भले आप गोरखपुर बगल में 50 किलोमीटर पे बात कर रहे हैं, बहुत महंगी है। उसने अंदाज़ लगाया कि 450 का मतलब 45 मिनट बात की गई। मेरे घर पे मेरे नंबर पे कौन बात कर रहा है। तो खैर उसने उससे लड़के से कहा कि अच्छा रहने दो, इस नंबर पे नहीं। हमको पवन पांडे का नंबर उसने दिया लखनऊ में। उसका फ़ोन थ्रू हो गया, लेकिन पवन पांडे घर पे नहीं था। उसने ये कहा कि बता देना कि साहब भैया का फ़ोन आया था नेपाल से। इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। फिर वापस आया तो उसने रजिस्टर मांगा। देखा कि हर दूसरे दिन बहुत लंबी लंबी बात 12 से 1 के बीच में होती है। वो उसी समय अपनी गाड़ी बैठा वापस पहुंच गया। पहुंचते ही श्री प्रकाश ने पूछा कि क्या हुआ, पीसीओ मिल गया? इसने कहा हाँ भैया वो पीसीओ मिल गया। तो वो 4 पीसीओ आपने बहुत सही जगह बताया था और वो चारों पीसीओ में से एक पे हमने, बोले सब घर में ठीक है? बोले हाँ, मम्मी और पिताजी दोनों लोग थे नहीं घर पे, बाकी मेरी बात हो गई, सभी लोग ठीक हैं।
थोड़ी देर में पापा आ गए थे और उन्होंने भी बताया सब ठीक है। उनका चलो बहुत अच्छा है। उसको भी ऐसा शिव प्रकाश को जैसे वो कहते हैं ना शाई ऑफ रिलीफ, कि उसे थोड़ा सा आराम लगा कि बिल्कुल इसे कुछ नहीं पता होगा। और आनंद को ये लगा कि हमने इसको बात सही नहीं बताई, तो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया होगा कि मुझे कुछ पता लगा है। आज काफ़ी समय हो गया, आज का अंक यहीं तक, शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।